है हमारा यहाँ पर, वो है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में वो टॉपिक है, तो हम सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी को समझेंगे। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए हमने सबसे पहले एक वीडियो को यहाँ पर, ठीक है, मैं शेयर करूँगा, उस वीडियो को आप देखें। ठीक है, यहाँ पर साथ मैं उसके मैं भी वो करूँगा, लेकिन हमारे पास या एक मिनट जी। तो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कुछ एनिमेशन है, कुछ हमारे पास एक वीडियो है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको देखेंगे कि इसमें से क्या है। इसमें हमें बताया जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, होती क्या है, मैस डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और साथ में हम मैस डिफेक्ट को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें से हम देखेंगे, यहाँ से समझेंगे। फिर उसके बाद अपने बुक का जो वो उससे जो स्लाइड बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है, वो मैं शेयर करूँगा। तो उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपके बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, सही। तो ये हमारे पास यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, मैस डिफेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि लेट सपोज अगर हम क्या कंसिडर करें, हम यहाँ पर एक एटम को कंसिडर करें। उस एटम में क्या है, हमारे पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इस तरह का कौन सा एटम हो सकता है, एटम नहीं बल्कि एटम का न्यूक्लियस को कंसिडर करें, तो इस तरह के कौन से एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, वो होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस में। तो लेट सपोज ये हमारे पास अगर एक हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि 2 प्रोटॉन हैं जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे के साथ क्या है, बाइंड है। ठीक है, ये बाइंड है। अगर मैंने इसको क्या करना है, अब ये सारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, ये इसी तरह से बाइंड है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग करना चाहता हूं, तो लाजमी बात है कि मैंने इस पर क्या अप्लाई कर देना है, फोर्स अप्लाई कर देना है। मतलब मैंने इस पर वर्क डन करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि मैंने इसको एनर्जी देनी है अगर मैंने इसको अलग कर देना है। ठीक है, तो जब मैं इसको, तो यहाँ पर ये जो एरोज है इसमें से रिप्रेजेंट किया गया है कि आपके पास ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है इसकी। Split this nucleus into its constituent parts, you'd need to apply a force to each of. They're bound together by the strong nuclear force. तो हमने ये यहाँ पर ये बता रहा है कि इसमें से न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, अटैच है। लेकिन अगर मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको अलग अलग करना है, तो मैंने इस पर वर्क डन करना होगा। और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस के बराबर। जिस तरह के नॉर्मल वर्क डन हमारे पास होता है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसके बराबर ही होगा। As the amount of work done is equal to force multiplied by distance, adding a force or applying a force and pulling. एंड सो अप्लाइंग ए फोर्स इज इक्वल टू एडिंग एनर्जी, यहाँ पर नीचे लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब जब हम फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, Pulling over a distance means supplying तो energy. जब मैं इस पर फोर्स It अप्लाई would take करूंगा, तो ये energy क्या to हो break जाएंगे, the nucleus apart into its न्यूक्लियस constituents, डिवाइड हो and जाएगा। binding energy. So binding energy is equal to energy required to split the nucleons apart. So यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन आ जाती है आपकी बुक में से, जो है कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। सो यू कैन से दैट बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी required to split the nucleons apart. ठीक है, न्यूक्लियॉन्स को जब आप एक दूसरे से अलग अलग करते हैं, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब जो हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, सो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियॉन्स अपार्ट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ
this, if someone asks you that what is binding energy, then you can simply say that binding energy is the energy required to split the nucleons apart. Okay. Is defined as the amount of energy required to split the nucleons, note protons and neutrons are nucleons, particles in the nucleus, to split the nucleons apart. So it took some energy. अब दूसरी दूसरी उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। एक हमने इस जो आपकी बुक में इस टॉपिक का नाम है वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में तो हमने जान लिया कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें चाहिए ताकि उसके जरिए हम क्या कर ले, किसी भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से अलग अलग कर ले, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज मास डिफेक्ट, ठीक है। सो मास डिफेक्ट को जानने के लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये जो इस साइड पर है आपके लेफ्ट साइड पर स्क्रीन के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे क्या है, वो एक साथ ही पड़े हुए हैं, ठीक है। जब वो एक साथ पड़े हुए तो ये हमारे पास न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इनको अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑन द राइट साइड, ठीक है। राइट साइड को हमने अलग अलग रिप्रेजेंट इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। And by Einstein's famous equation, energy and mass are the same thing. आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन E is equal to mc square हमें क्या कहता है कि ये जो मास है और एनर्जी है, ये असल में दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है, ठीक है। मास एंड एनर्जी आर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है कि आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि E is convertible to mass and mass is convertible to E, but under certain circumstances, ठीक है। तो कुछ खास सर्कमस्टांसेस में हमारे पास जो है एनर्जी और मास आपस में बिल्कुल बराबर होती है। If you supply some energy, you've supplied some mass, and that means if you were to put these two, अब अगर दोनों को मैं एक स्केल पर रखूं, ठीक है, मतलब दोनों का मैं स्केल पर रखने का मतलब यह है कि अगर दोनों का मैं मास मालूम कर दूं, यहाँ पर पूरे न्यूक्लियस का मास मालूम कर दूं और दूसरे साइड पर मैं अलग अलग जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, उनका मास आपस में ऐड कर दूं, तो दोनों में क्या फर्क आएगा। things on some imaginary scales and we could accurately weigh the helium nucleus and the mass of all the constituent parts separately, you would find that the right hand side is heavy. तो आपको वहां पर नजर आएगा, ठीक है। आपको अगर ये एक इमेजिनरी स्केल है हमारे पास, उस पर उसके एक साइड पर हमने हीलियम का न्यूक्लियस रखा है और दूसरे साइड पर उसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट जो है, ठीक है, उनको अलग अलग करके रख दिया और हम किसी तरीके से उनके मास को मालूम कर लेंगे, ठीक, मालूम कर लें तो हमारे पास क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास कम होगा उसका मास, और जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट के हमने मास को ऐड करके मालूम कर लिया, कंबाइंड मास मालूम कर लिया, तो तब हमारे पास वो मास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। heavier because we had to supply some energy to get to this state. और ये इसी तरह से क्यों है, क्योंकि अगर मैंने इस स्टेट से जो राइट हीलियम के न्यूक्लियस से उसको वो कर देना है, कन्वर्ट कर देना है उसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में, तो मैं उसको क्या दूंगा, मैं उसको बाइंडिंग एनर्जी दूंगा ताकि वो अलग हो जाए। अब आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी और मास आपस में एक ही चीज है, ठीक है, दे आर इंटरकन्वर्टेबल, सो therefore we can say that the mass will be increased in case of जो constituents है, ठीक है, उसके फॉर्म में उनका अलग अलग मास जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमने उसको क्या दी, एनर्जी दे दी। एनर्जी को आप यहाँ पर इन द सेंस आप क्या ले ले, मास ले ले, ठीक है। तो इन द सेंस ऑफ मास अगर हम इसको कंसीडर करें तो मास के फॉर्म में हमने उसको कुछ और मास प्रोवाइड कर दिया, कुछ और एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इसलिए वो जो अलग अलग हमारे पास पार्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास उनका मास ज्यादा होगा। जबकि अगर एक हीलियम न्यूक्लियस को हम
दूसरे साइड पर स्केल के, इमेजिनरी स्केल के रखे तो उसका मैस क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमने उसको एनर्जी नहीं दी। जबकि राइट साइड पर जो अलग अलग करके हमने उसके कंस्टिट्यूएंट लिखे हैं तो उसको हमने एनर्जी दे दी, मतलब उसको हमने कुछ मैस प्रोवाइड कर दिया, इसीलिए उसका मैस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो दिस डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हीलियम का मैस क्या है वो कम है, और जो उसके कंस्टिट्यूएंट का मैस जो अलग अलग करके हम मेजर करें वो कम है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। दिस इज द डिफेक्ट which occur in the mass due to energy supplied in the form of binding energies to split the nucleons apart from each other। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये उसका मैस थोड़ा सा कम रह जाएगा। Therefore, we supplied some mass. The mass of the 4 bits is always heavier than the mass of the particle when it's bound together. तो यहाँ पर यही बात हमें बताई है। अभी ये तो हमें क्या बता दिया, इमेजिनरी करके बता दिया, ठीक है, या थ्योरेटिकली करके बता दिया हमें। अब हम इसको मालूम करेंगे बाय मैथमेटिकल वैल्यूज, ठीक है, कि मैथमेटिक्स हमें क्या, मैथमेटिक्स से भी हमें यही वो आता है, ठीक है, आंसर मिलता है कि हीलियम का मैस जो होगा वो कम, हीलियम के न्यूक्लियस का मैस जो होगा वो कम होगा। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उनको अलग, अगर अलग अलग करके हम क्या कर ले, हम फाइंड कर ले तो क्या वो उससे कम होगा, ठीक है। तो यही चीज हम फाइंड करेंगे यहाँ पर मैथमेटिकली। अब यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आ जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन के, 1U। 1U इज द एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मैस यूनिट है वो 1.66 0.4 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर है। अब ये एटॉमिक यूनिट क्या है, ये किस तरह से बनता है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा। So, if we consider the mass of all the particles on one side and the mass of the nucleus, we know we can look up the data for the mass of individual protons, and it's slightly bigger than the mass of one atomic mass unit. Don't forget that atomic mass unit, देखिए यहाँ पर हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.00728 U एटॉमिक यूनिट, ठीक है, एंड वन एटॉमिक यूनिट, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। is defined as 1/12 of the mass of carbon-12. But an individual proton is slightly heavier than a 12th of carbon-12, and that's of course due to this idea of binding energy. The mass of a neutron is ever so slightly heavier as well. 1.008867 unit. These are the constants actually. So the mass of proton is equal to the given value, and mass of neutron is equal to 1.008867 U. And slightly heavier than a proton. So we can add up the mass. So now, अब हम क्या कर रहे हैं, इनका अलग अलग करके, ठीक है, मैस मालूम, कंबाइन मैस मालूम करेंगे। मैस ऑफ ऑल द बिट्स, ऑल द बिट्स क्या है, 2 प्रोटॉन्स है इसमें से, और 2 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो इनको हम मैस मालूम करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, on the right hand side, that's 2 protons and 2 neutrons, and you get 4.0. अब अगर यहाँ पर देखें हम 2 को किसके साथ, 1.00728, मतलब 2 प्रोटॉन को के मैस को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, न्यूट्रॉन के मैस को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर उनको आपस में ऐड कर दिया है। तो उससे वैल्यू क्या आई है, 4.032294 एटॉमिक यूनिट, ठीक है। ये इतनी वैल्यू इसकी आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरे साइड पर हम कैलकुलेट करेंगे हीलियम के न्यूक्लियस। Again, data can provide us with the mass. अब देखें हमारे पास जो एटॉमिक मैस ऑफ वो है हीलियम है वो कितना है, ठीक है, न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस का मैस कितना है, वो 4.003 यूनिट, ठीक है। अगर उसको हम इसी तरह से कंबाइन कर दे तो वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है of the helium. This number would have come from mass spectrometry. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे पास एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ उसके मैसेज मालूम करते हैं, ठीक है, और उस मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए जो हमने हीलियम का न्यूक्लियस मालूम किया हुआ है, ठीक है, उस टेक्निक के जरिए, तो वो कितना बनता है, वो हमारे पास बनता है 4.003
एटॉमिक यूनिट के बराबर। अब यहाँ पर देखें जो हमने कैलकुलेट किया अलग 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का, वो कितना बना 4.03224 एटॉमिक यूनिट, जबकि हमारे पास मास ऑफ हीलियम कितना है 4.003 एटॉमिक यूनिट। अब 4.003 is smaller value than the 4.03224 atomic unit, and this is actually known as mass defect. And knowing the mass of helium and the mass of all the bits, we can work out the mass defect. That's the difference between the two. अब हम mass defect मालूम करेंगे, तो mass defect इसमें से कितना आया हुआ है, ठीक है, हम आसानी से जो mass of helium है उसको माइनस कर देंगे उसके constituent के mass से। The mass defect is all the bits subtract the mass of the particle when they're all together. You get a mass defect in U, and you can multiply by this conversion factor because 1 U is equivalent to this many kilograms. That gives us a mass defect in kilograms. Now we know the mass defect, we can work out the binding energy. Mass defect आ गया, ठीक है, 4.8644 into 10 raised to power minus 29 kg, ठीक है। अब हम इससे मालूम करेंगे कि बाइंडिंग, अब mass defect तो हमारे पास आ गया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम mass defect भी मालूम करेंगे और साथ में क्या मालूम करेंगे, मतलब कैलकुलेट क्या करेंगे, तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे ये बाइंडिंग एनर्जी को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमारे पास यहां से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। The binding energy is defined as the energy required to split the nucleons apart. Because energy and mass are the same thing, the amount of mass defect is equivalent to the energy difference. Energy equals mc squared, multiply the mass defect by the speed of light squared. Note standard units for mass are kilograms, and this is the speed of light in meters per second. That gives 4.4 times 10 to the minus 12 joules. That's a very small number, but it's pretty big when you consider this is just for one. अब यहाँ पर इसने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी को मालूम की, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियॉन्स, क्या है बाइंडिंग एनर्जी वो भी दोबारा बता दिया। अब बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी, आइंस्टाइन के एनर्जी के रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन के मुताबिक E विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर। व्हाट इज मास? मास इज द मास डिफेक्ट हियर। So mass defect is equal to 4.8644 into 10 raised to power minus 29 kg, जो कि इससे पहले स्लाइड में हमारे पास आ चुका था, ठीक है। And what is the value of C, which is the universal constant 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की है, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है 4.37795 into 10 raised to power minus 12 जॉल्स, ठीक है। अब ये जॉल्स ये एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है जॉल्स में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल कराए थे उसमें से भी मैंने आपको बताया था कि जॉल्स को, जब जूल्स को आप कन्वर्ट करते हो किस में से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप उसको चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या कर दो, डिवाइड करा दो। So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल, ठीक है। और हमारे पास अगर यहाँ पर मैं कह दूं कि how much 1 joule is equal to, the 1 joule will be equal to 1 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल, ठीक है। तो इसको आप वहाँ पर डिवाइड nucleus. The electron volt unit is a better unit for comparing atomic energies. An electron volt is the energy given to one electron if it's accelerated through 1 volt, and that can be shown to be equivalent to 1.6 times 10 to the minus 19 joules. That's the charge on the electron in coulombs multiplied by 1 volt. So to convert from joules into electron volts, we're going to divide by this number, and that leaves 27.4 times 10 to the 6 electron volts. 10 to the 6 can often be written as million or mega. अब ये आ गया हमारे पास, जब इसको 1.6 into 10 raised to power minus 19 चार्ज आप सिंगल इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट बना 27.4 into 10 raised to power 6 electron volt, and you know that the 10 raised to power 6 is the prefix for, its prefix is mega. So we can write E is equal to 27.4 mega electron volt.
So 27.4 MeV is the binding energy for a helium-4 nucleus. So ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई किसके लिए? एक हीलियम के न्यूक्लियस के लिए। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर मतलब जो हमारे पास उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उन्होंने एक दूसरे को कितनी एनर्जी के साथ होल्ड किया होता है, ठीक है, बाइंड किया होता है, वो 27.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब अगर मैं क्या करूं, बाइंडिंग एनर्जी का ये भी मतलब है कि अगर मैं हीलियम के न्यूक्लियस को 27.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई कर दूं, तो उसके सारे पार्टिकल्स जो होंगे, उसके न्यूक्लियॉन्स जो होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे? वो स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। सो द बाइंडिंग एनर्जी इज कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी बाय विच द न्यूक्लियॉन्स ऑफ एन एटम, द न्यूक्लियॉन्स ऑफ एन न्यूक्लियस विद होल्ड ईच अदर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। Now, it's often more convenient to quote the binding energy per nucleon. There are 4 nucleons here. अब हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि ये तो हमारे पास पूरे न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी आ गई, लेकिन हर एक न्यूक्लियॉन के लिए, हर एक जो प्रोटॉन है, हर एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, जितने भी है इसमें से, तो हर एक के हिस्से में कितनी एनर्जी आती है? तो वो सिंपल सी बात है कि इस बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ पर ये कितने हैं? 4 है, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो इसको 4 पर डिवाइड कर दो तो हर एक के हिस्से की जो एनर्जी होगी वो आ जाएगी। एंड द एनर्जी, the binding energy per nucleon is known as binding factor, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? binding factor। 2 protons and 2 neutrons. And the binding energy per nucleon, therefore, for helium is 6.8 MeV by these calculations. And which will be equal to 6.8 mega So electron volt, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बातें हुई, ठीक है, किस चीज की? बाइंडिंग एनर्जी की। तो अब अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, राइज योर हैंड। If you have any question, then please raise your hand. अच्छा, किसी को प्रश्न नहीं आता। सही हो गया। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो जी कासिम, कोई क्वेश्चन है?
सर ये ऊपर से ये अभी आपने समझाया ही नहीं है सर। नहीं क्वेश्चन नहीं 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 है। ये नहीं, इससे पहले वाला जो है ये वाला स्लाइड नहीं। यस सर। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने समझाया हाँ बाइंडिंग जी एनर्जी के कासिम बारे सर में, कुछ आ गई ना। सारे ना बोलो ना एक साथ। अच्छा अब्दुल्ला सजाद, मियां उमर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप बोल तो रहे हो लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मियां उमर आप अनम्यूट हो मेरी तरफ से, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी उमर खान। सर ये बस डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आगे पढ़ाएं सर। ठीक है। मियां उमर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना माइक ठीक कर ले, या नेट का मसला है या माइक का मसला है। अच्छा जी, ओके। अभी हमारे पास इससे आगे जो है, जी मियां उमर। सर अभी आपने अनम्यूट किया सर। नहीं आप पहले से ही अनम्यूट थे। यहाँ पर मुझसे वो मुझे, सवाल ही भूल गए सर जी, मैं सवाल करने वाला था, मुझसे सवाल ही भूल गए। अच्छा जी चलो याद आ जाए तो फिर बाद में पूछ लें। ओके जी, अब ये तो थी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी और साथ में जो बाइंडिंग फैक्टर था, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा, ठीक है, जो सारी चीज़ें थी उसकी वो हमने पढ़ी। अब हमारे पास आपके बुक में ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर देखें, हमने अब जब हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी वगैरह मालूम करनी है, तो हीलियम का हमारे पास कहाँ पर आता है? वो यहाँ पर है, ठीक है। हीलियम से अगर हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक हम देखें, और फिर यहाँ पर आयरन जो Fe56 लिखा हुआ है, ठीक है, आयरन तक हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होती जाती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, वो कम होते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, और एटम का साइज भी छोटा होता है, ठीक है। एटम का साइज मतलब उसके न्यूक्लियस का साइज भी क्या होगा, वो छोटा होगा। तो हमारे पास उसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। ये छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो इन न्यूक्लियस में हमारे पास कौन सा रिएक्शन आकर होता है? इसमें आकर होता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक बड़े वाले न्यूक्लियस बना देते हैं। बड़े न्यूक्लियस कहाँ पर है? 56 के बाद है। जो हमारे पास दुनिया में सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई अगर किसी चीज का है वो कौन सा है? वो आयरन है, फेरस का है, ठीक है। Fe56 जिसको हम बोलते हैं, आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। आयरन के न्यूक्लियस से अगर हम लेफ्ट साइड पर न्यूक्लियस को देखें, जितने भी है ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, इन सब में हमारे पास कौन से रिएक्शन आकर हो सकते हैं? इनमें से हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आकर हो सकते हैं। ये कंबाइन होकर बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं। और जो आयरन के बाद वाले हैं, ठीक है, जो उसके राइट हैंड साइड पर है, तो उनमें से कौन से प्रोसेस आकर हो सकते हैं? उनमें से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, मतलब वो न्यूक्लियाई जो है वो बड़े हैं तो वो भी अनस्टेबल है, ठीक है। जो छोटे हैं वो भी अनस्टेबल है, लेकिन जो आयरन से बड़े हैं वो भी, उनकी भी अनस्टेबिलिटी क्या है, वो ज्यादा है। लेकिन वो कौन से रिएक्शन वहां पर उन न्यूक्लियाई में कौन से रिएक्शन आकर हो सकते हैं? वो रिएक्शन आकर होते हैं न्यूक्लियस फिजन रिएक्शन। मतलब उसमें से एक न्यूक्लियस जो होता है वो दो हिस्सों में, स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। और वो कौन से में डिवाइड हो जाते हैं? जो आयरन से छोटे वाले न्यूक्लियाई है उसमें से जाकर कहीं डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक में इसके साथ रिप्रेजेंट किया गया है, एक साइड पर लिखा गया है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, दूसरे साइड पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो जो लेफ्ट साइड पर है उसमें से न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों आकर होती है? क्योंकि वो न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई होते हैं। और जो राइट साइड पर है वो क्या है? उस न्यूक्लियाई बड़े हैं, तो इसमें से न्यूक्लियर फिजन आकर होती है, ठीक है। और जो आयरन है, आयरन या इसके करीब करीब वाले जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो हमारे पास मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में।
और यही बात यहाँ This पर ये इस graph, वीडियो the में आपको binding energy समझाई जा per रही है। nucleon of helium-4 is plotted here, and all of the other elements and fact isotopes can be plotted on a similar graph. You'll notice that the average binding energy per nucleon from hydrogen to helium goes up. That means if we were to take hydrogen and join them together, that's a process called fusion, to make helium, the helium would have a greater binding energy per nucleon. And that means that energy would be released in the joining of hydrogen 2 nuclei, for example, into helium. And that process is called nuclear fusion, and it's what happens in stars. Stars can combine elements together under very high temperatures and pressures because these things would push each other apart. And the nucleons would go up the binding energy per nucleon curve, therefore releasing energy. But once you get beyond iron 56, the binding energy per nucleon decreases. That means it's not possible to release energy by fusing together elements heavier than iron. And in fact, stars will only fuse together elements up to iron and release energy. Stars can create the heavier elements up to uranium, but only in a supernova when the star core collapses. And this collapse provides an extra increase in gravitational pressure and an increase in energy, and the energy needed is absorbed by the nucleons. इसमें से ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो एटम्स है, ठीक है, इधर पर जो अगर हो रहे हैं, ठीक है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है, या फिर इनके जो एटॉमिक साइजेस है, ठीक है, वो छोटे होते हैं, तो ये कंबाइन होकर बड़े न्यूक्लियाई बना देते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारे पास कहाँ पर आकर होता है, ये स्टार्स में आकर होता है। स्टार्स में बहुत सारी चीजें आपस में कंबाइन होकर, जिस तरह के सन में है, ठीक है, सन में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, दो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन उसमें से क्या होता है, कंबाइन होता है फ्यूजन रिएक्शन उसके जरिए, और वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके रिजल्ट में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, जो हमें इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट रेडिएशन, हाँ, या जो लाइट रेडिएशन है, सन रेडिएशन है, उसके फॉर्म में हमें यहाँ पर जमीन के सरफेस पर मिलती है। लेकिन वहां पर भी, स्टार्स में भी या फिर सन में भी हमारे पास इतनी, मतलब वो भी सिर्फ और सिर्फ आयरन तक उसको कंबाइन कर सकते हैं, आयरन से बड़े वाले जो है उनको वो कंबाइन नहीं करा सकते, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर होती है स्टार। And so they move to a lower binding energy per nucleon state, an average that is, for each of the nucleons. It is possible to split heavy elements into lighter elements, and that process is called nuclear fission. In nuclear power stations, we can take a fuel like uranium, and uranium-236 will spontaneously fission, split into two fragments. Is fission, splitting, and going up this way is fusion, joining. Both of those processes release energy up to iron. जी ज़ैन। सर ये ग्राफ का नहीं समझ में आया सर, ये तो सारे इस तरह अजीब अजीब चीजें थी सर। अच्छा, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ। This that the average जी एहतशाम। सर ये ग्राफ थोड़ा ज्यादा दोबारा डिफाइन कर दे। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि देखें यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हीलियम है, ठीक है, हीलियम 3 है, या हीलियम 4 तक, ठीक है, आयरन तक ये सारे न्यूक्लियस किस में से आते हैं, मतलब इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और इन मतलब ये अनस्टेबल होते हैं। लेकिन इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से आ सकती है कि ये दो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और ये प्रोसेस किस में से आकर होता है, कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, वो होते हैं फ्यूजन रिएक्शन में,
ठीक है। तो मतलब आयरन से जितने भी नीचे वाले हैं, जितने इस ग्राफ में दिखाए गए हैं, उन तमाम में फ्यूजन रिएक्शन आकर होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करा देते हैं। ठीक है, अब जो आयरन से बड़े वाले हैं उसमें से कौन से रिएक्शन आकर होते हैं? उसमें से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आकर होते हैं। वो न्यूक्लियस बड़े होते हैं, इसलिए वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, और वो दो हिस्से उनके क्या होते हैं, मोर स्टेबल देन दैट वन बिगर न्यूक्लियाई, एंड दिस प्रोसेस इज न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब में होता है। ठीक है, यूरेनियम का एक पार्टिकल जो होता है वो बहुत सारों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, स्मॉलर न्यूक्लियाई में